नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अंबिकापुर से बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर में जहां एक भाभी की हत्या करके देवर फरार हो गया। डंडे और पत्थर से सिर पर वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और ऐसे में दरअसल पति को छोड़कर महिला 4 महीने से देवर के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था और हत्या के बाद आरोपी देवर फरार हो गया। कुन्नी चौकी के तेंदू घाट मोहल्ले में ये वारदात हुई है, जहां एक महिला की हत्या कर एक शख्स फरार हो गया। और ये महिला उसकी भाभी बताई जा रही है, जो अपने पति को छोड़कर अपने देवर के पास आ गई थी और उसके साथ ही काफ़ी समय से रह रही थी। और ऐसे में आए दिन दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। और इस बीच अचानक ऐसा क्या हुआ, देवर ने अपनी भाभी की हत्या की और वहां से फरार हो गया। डंडे और पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। ये महिला जिसकी हत्या की गई अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ लिव इन में रह रही थी और उसी देवर ने उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने की बातें सामने आई हैं कि दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता ही रहता था। और अगली खबर मुंगेली से, जहां पुन्नी मेले में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल नशे में धुत 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया और चाकूबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। सरगांव इलाके के मदकूब द्वीप में ये वारदात हुई। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब की है ये वारदात और कौन लोग हैं ये जो आपस में भिड़ गए थे? जी, मैं बता दूं, ये पूरी घटना कल की है, जब पुन्नी मेले का आयोजन ऐतिहासिक मदकू द्वीप में हुआ था। और हर साल यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसमें बलौदाबाजार, बेमेतरा और मुंगेली जिले के लोग शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। और मैं बता दूं कि जो घटना हुई है, क्योंकि जिस तरह शिकायतें मिल रही थी, लगातार असामाजिक तत्व हावी हो रहे थे, नशेबाज जो युवक हैं वो हावी हो रहे थे और कई शिकायतें पुलिस को मिली थी। वहीं देर शाम होते होते एक घटना घटी जिसमें चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं जिस तरह जानकारी मिल रही है कि एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है और जो पुलिस है वहां पर इस घटना को रोकने में नाकाम रही है। जिस तरह शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी और बताया जा रहा है कि पुलिस के बल भी तैनात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी असामाजिक तत्व कहीं न कहीं पूरे मेले परिसर में हावी रहे हैं, जिसके चलते ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर पेंड्रा से, जहां बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में, पानी के गड्ढे में गाड़ी पलट गई। दरअसल इस हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। अब ड्राइवर का आरोप यह है कि गड्ढे के बारे में किसी तरह का कोई साइन बोर्ड वहां पर नहीं लगाया गया था और कुछ पता ही नहीं चला और सड़क बनाने वाले ठेकेदार की लापरवाही की भी बात कही जा रही है। ड्राइवर ने बताया कि ठेकेदार के लोगों ने कहा कि कोई पूछे तो ये बता देना कि ब्रेक फेल हो गया। और अब देखिए, सड़क के साथ बने हुए इस गड्ढे में गिरकर ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। हालांकि वो बच गया, ये राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन इस पूरे गड्ढे के विषय में जो ड्राइवर ने बोला वो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और चूंकि सड़क के आसपास इस तरह के गड्ढे, देखिए बीचों बीच सड़क के ये गड्ढा बना हुआ है। और अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां होटल्स और ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से शराब परोसे जाने वाले 40 होटलों और ढाबों पर, ढाबा संचालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापा मारा। होटल ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने की शिकायत मिल रही थी और लगातार मिल रही शिकायत के बाद बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां अवैध रूप से शराब परोसे जाने वाले ढाबों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। और ये 40 ऐसे होटल और ढाबा संचालक जो पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं, जो अवैध रूप से शराब परोस रहे थे। अगली खबर बलरामपुर से, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया। दरअसल गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी सफलता है और लग्जरी कार से गांजे की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है
और ये गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तुंगवा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करों को दर्दबोचा और बलंगी पुलिस ने कार्रवाई की। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। सूरज, नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बलंगी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लग्जरी कार में 10,52,000 रुपए के 70 किलो अवैध गांजा की तस्करी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि लग्जरी कार की डिक्की में छुपाकर इस गांजा को मध्य प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन अभी जो जिले में है सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहनों की सघन जांच की जा रही है, नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में वाहनों की जांच की जा रही थी। वो पुलिस को देख वाहन में जो तस्कर थे वो घबरा गए और पुलिस को शक हुआ, तो उसके बाद उसकी बारीकी से जांच की गई। तो जांच के दौरान गाड़ी के डिक्की में 70 किलो जो गांजा है वो जब्त किया गया है। गांजे की कीमत 10,52,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी तस्कर हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनकी भी तलाश की जाएगी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और इनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर बस्तर से, जहां बस्तर पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल 4 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा और 2 लाख की नकदी भी इनसे बरामद हुई है। पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। दरअसल बड़ाजी थाना इलाके में पुलिस ने छापा मारा है। और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। 17 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी विनोद तावड़े छत्तीसगढ़ आएंगे और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल 17 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और 16 जनवरी को प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। निकाय चुनाव से पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति यहां हो सकती है। दरअसल इस निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का क्या प्रोसेस रहेगा, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? नया प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को मिल सकता है बीजेपी को? जल्द ही प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े जो हैं वो 17 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ आने वाले, रायपुर उनका प्रवास होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस दिन संभावित है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो किरण देव जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उन्हें दोहराया जा सकता है तो दोबारा उनके पास वो प्रदेश बीजेपी की कमान होगी। अगर उन्हें दोहराया नहीं जाता तो स्वाभाविक सी बात है मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में कौन से नए चेहरे सामने आ सकते हैं, उसको लेकर चर्चा है। कई नाम सामने आ रहे हैं। इसमें से जो सांसद संतोष पांडे का भी नाम सामने आ रहा है, इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक का नाम सामने आ रहा है, अनुराग सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है, शिवरतन शर्मा, विक्रम उसेंडी जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। अनुभवी है, कद्दावर नेता है। इससे पहले भी जो 2-3 नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। अगर संगठन की बात करें तो संगठन और सत्ता में तालमेल बिठाए ऐसे नेता को तवज्जो दे जो बेहतर तरीके से जो है संगठन को आगे लेके चले। आगे चलकर चुनौती सामने आने वाली नगरीय निकाय चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने, प्रदेश का बड़ा चुनाव है। ऐसे में संगठन की कमान जो है वो सामने आ रही है। तो अनुभवी नेताओं को जो है वो तवज्जो संगठन दे सकते हैं। किन नामों पर मुहर लगना है ये 17 तारीख को क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे में इंतजार है। तब तक जो चर्चाओं में नाम है उसमें संगठन भी मंथन करने में जुटा हुआ है कि किन 4-5 नाम है उसमें सहमति बने, क्योंकि प्रदेश में जो 36 जिला अध्यक्ष है उसमें से 35 जिला अध्यक्ष अभी तक बन चुके हैं और उन्हीं के द्वारा ही चुना जाना है। तो प्रदेश भाजपा मुख्यालय में ये जो चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, विनोद तावड़े जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर होंगे उस दिन, तब तक के लिए इंतजार रहेगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन बनेंगे। जी, स्वाभाविक है। और इस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती रहेगी निकाय चुनाव की। देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति रहती है। आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अश्लील हरकत करने का एक वीडियो सामने आया। दरअसल एक युवक और एक युवती का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरपीएफ थाने के पास की ये पूरी घटना है। लोगों ने अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है कि ये रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकत करना
नाकाबिले बर्दाश्त और अब लोगों ने इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां रेलवे स्टेशन पर अश्लील हरकत किए जाने की ये तस्वीर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। और अगली खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल सर्च के दौरान 4 किलो का एक आईईडी बरामद हुआ। जवानों ने इस आईईडी को डिस्पोज किया और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की ये साजिश यहां पर की गई थी। जुड़पल्ली इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्च के दौरान 4 किलो का आईईडी बरामद हुआ और जवानों ने आईईडी को डिस्पोज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। जुड़पल्ली इलाके की ये पूरी घटना, जहां 4 किलो का आईईडी ध्वस्त किया गया। और आप इस धमाके की आवाज और इसकी इंटेंसिटी को देखकर समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता था अगर सुरक्षा बल इसे आइडेंटिफाई न कर पाते। और नारायणपुर में जवानों ने 3 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल सड़क निर्माण के दौरान ये रास्ते में आए और ध्वस्त कर दिया गया इन्हें। कस्तूरमेटा इलाके में नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया गया। तस्वीरें उस दौरान की भी आपको दिखा रहे हैं, जब जेसीबी मशीन से डिमोलिश किया गया उन नक्सली स्मारकों को जो रास्ते में आए। और ये नक्सलवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण है, चूँकि इस तरह के स्मारक नक्सली अपने उन जगहों पर बनाते हैं जहां उनकी पैठ है या जहां वो मजबूत स्थिति में है। और राजनांद गांव में एक स्टंटबाज को पुलिस ने पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर इसके स्टंट करने का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। और स्टंट करने के लिए जहां एकांत जगह की आवश्यकता होती है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स की आवश्यकता होती है, ये चलते ट्रैफिक में ही बीच सड़क पर स्टंट करने लगा। अपनी जान तो खतरे में डाली ही, दूसरे की जान को भी खतरे में इसने डाला। और अब शख्स पर मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। और ऐसे में थाना बसंतपुर के इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। और ऐसे स्टंटबाजों को अब संभल जाना चाहिए और इस स्टंटबाजी की हरकत से लोगों को परेशानी हो सकती है। और अगली खबर कोरबा से, जहां पर मंत्री का काफिला रोके जाने के मामले में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल रामपुर थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बिना परमिशन महिलाओं ने यहां जाम लगा दिया था और मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को रोक दिया गया था। और कहा यह जा रहा है कि इस काफिले के पीछे जो एम्बुलेंस चल रही थी, उस एम्बुलेंस से इस जाम लगाने की वजह से उस एम्बुलेंस चालक को परेशानी हुई, जो लोगों को लेकर जा रहा था। इसमें 2 अलग अलग अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक अपराध, एक एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उनके द्वारा चक्का जाम किए जाने से उस रास्ते से न जाकर के इसको रास्ता बदलना पड़ा। फलस्वरूप इसमें 341 और 294-506 अपराध पंजीबद्ध किए गए। इसी तरीके से यहाँ शासकीय कार्य बाधा पहुंचाते हुए लोक सेवक के विधिक आदेश का पालन न करते हुए वहाँ चक्काजाम किया गया। इस संबंध में पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों प्रकरणों की विवेचना जारी है। जो भी साक्ष्य मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 3 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नियुक्तियां की, जिसमें नागेंद्र नेगी को रायगढ़ ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, घनश्याम वर्मा को मुंगेली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है और बस्तर ग्रामीण की कमान प्रेम शंकर शुक्ला को दी गई है। और ऐसे में 3 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें नागेंद्र नेगी
और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 3 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नागेंद्र नेगी को रायगढ़ ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके अलावा घनश्याम वर्मा को मुंगेली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है और बस्तर ग्रामीण की जिम्मेदारी प्रेम शंकर शुक्ला संभालेंगे। दो भाई बहन जिनकी उम्र आधी निकल चुकी थी, दोनों घर में सो रहे थे, तभी घर में कोई आता है और दोनों पर धारदार हथियार से हमला करता है। शरीर पर इतने वार करता है कि आंगन खून से लथपथ हो जाता है और जब लोगों को हत्या की भनक लगी तो दहशत फैल गई। जब मिली खून से लथपथ लाश, इलाके में फैली सनसनी। कौन था वो जिसने डबल मर्डर को दिया अंजाम? उस दरमियानी रात दोनों घर में सो रहे थे, घर की कुंडी भी लगी थी, वो चैन की नींद में थे, लेकिन कोई था जो उन्हें हमेशा के लिए सुलाना चाह रहा था और फिर उसने दी घर में दस्तक, वो भी हथियार के साथ हमले किए, इतने कि दोनों की मौत हो गई। यह घटना रायगढ़ की है, जहां डबल मर्डर से इलाका थर्राया हुआ है। पुरानी हटरी में एक अधेड़ भाई बहन की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। वारदात को देर रात अंजाम दिया गया। पता तब चला जब सुबह हुई और दरवाजे नहीं खुले। वक्त बीतता गया लेकिन दरवाजे पर कुंडी लगी रही। आसपास के लोग सोच में थे, आखिर हुआ क्या? जो शख्स सुबह उठकर अपने घर का दरवाजा खोलता है, आज वो कहां है? आखिर क्यों दरवाजे नहीं खुले? घंटों बीतने के बाद परिजन पहुंचे, घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि अंदर जो था उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। मेरे बड़े पापा आए थे, बोले यहाँ दरवाजा खटखटा रहे थे, दूसरी जगह रहते हैं वो यहाँ आए, दरवाजा आधा घंटा से खटखटा रहे थे। फिर बोले कि कभी देख तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, बस सीढ़ी लगा के देख दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो मैं बोला यहाँ से चढ़ नहीं पाऊंगा, दीवार कमजोर है, गिर सकता हूँ मैं इधर से गया और देखा, सबसे पहले दरवाजा खोला, उन लोग अंदर आए, मैं भी देखा कि दोनों जन की हत्या हो चुकी है। जब दरवाजा खुला तो जो तस्वीर नजर आई उसे देख लोग खौफ में आ गए। सामने आंगन में लाश पड़ी थी, दोनों अधेड़ भाई बहन की। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी धारदार हथियार से सिर पर हमला किया गया हो। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ जानकारी नहीं, मैं भागते भागते तुरंत पुलिस स्टेशन गया हूँ, जसवाल भैया को बोला हूँ, वो आए हैं, फिर सबको बुलाए। कितने बजे टाइम तो सर मेरे को पता नहीं, जब पुलिस वाले आए उसके 5 मिनट पहले ही समझिए। कौन रहता था घर में? मेरी बड़े पापा और बुआ रहती थी। उधर मृतका की बड़ी बहन गीता जायसवाल ने बताया कि वो रविवार की रात 1:30 बजे तक अपने भाई बहन के साथ घर में थी। इसके बाद वो अपनी बुआ के घर लक्ष्मीपुर चली गई। इसके बाद ही घटना घटी। मृतक सीताराम जायसवाल और उसकी बहन अन्नपूर्णा जायसवाल दोनों रात भर घर में थे और अंदेशा है कि वारदात को करीब रात के 2 बजे अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सीताराम जायसवाल की पत्नी पूनम जायसवाल अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। सीताराम और पूनम के 2 बच्चे हैं, बेटा सौरभ और बेटी सुनैना। बेटा सौरभ जो लगभग 27 साल का है, अक्सर अपने घर आया करता था। वहीं बेटी सुनैना शादी के बाद बाहर रह रही है। सीताराम जायसवाल के परिवार में बड़ा भाई रमेश जायसवाल भी है, जो साईं मंदिर में रहता है। परिवार में 2 बहनें हैं, एक सुमित्रा गुप्ता जो कलकत्ता में रहती हैं और दूसरी कृष्णा चौक से जो रायपुर में रहती हैं। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी 12 बजे के आसपास थाना में सूचना मिला था। अशोक जायसवाल जी उनके द्वारा बताया गया कि पुरानी हटरी निवासी सीताराम जायसवाल और उनकी बहन अन्नपूर्णा जायसवाल जो है वो मृत हालत में अपने घर में पड़े हुए हैं। सूचना पर से मौके पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। आगे अभी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने वारदात को अंजाम दिया? क्या कोई अपना या कोई दुश्मन? पुलिस हथियार की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अंबिकापुर में देवर ने भाभी की